हेलो दोस्त, आज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए मैथ का जो ज्योमेट्री का बच गया था। वो ज्योमेट्री का आज हम सारा थ्योरी का, ठीक है ना, क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है। और आप लोग इसे अभी तो देखिएगा ही, ये परीक्षा में देने जाने से पहले, मैथ देने जाने पहले आप 1 घंटा पहले इसको जरूर देख के जाइएगा। ठीक है ना। हम सारा मैथ का जो है सारा फार्मूला अपलोड कर दिए थे। ये मेरा सिर्फ ज्योमेट्री का बच गया था। आज हम ज्योमेट्री का सेशन लेते आए हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों में से कोई मेरे चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को काफ़ी से काफ़ी शेयर करें, जिससे कि बहुत लोगों के पास पहुंच सके और वो परीक्षा देते समय इसको एक बार ज़रूर देख के जा सके। आप लोग इसको लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा। खासकर आप लोग वृत्त में ज़्यादा पॉइंट सीखने को मिलेगा, जो खासकर एग्जाम में डायरेक्ट उससे क्वेश्चन आ जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है मेरा थेल्सफॉर्म है। थेल्सफॉर्म में क्या क्या होता है? थेल्सफॉर्म में कब होता है? यदि त्रिभुज ABC में डी समांतर BC। थेल्सफॉर्म में बोलता है कि किसी त्रिभुज में यदि एक रेखा के समांतर देखो, कोई रेखा खींच दिया जाए, ये रेखा समांतर एक रेखा खींच दिया जाए, तो कोई रेखा समांतर यदि एक रेखा खींच दिया जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। ठीक है ना। यदि किसी त्रिभुज ABC में दिया रहा है डी समांतर BC जैसे ही दिया रहा है तो आप लोग तुरंत लिख सकते हैं AD बटा DB और AE बटा EC तुरंत लिख सकते हैं। किसके अनुसार? तो थेल्सफॉर्म के अनुसार। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, AD छोटा त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज में AD और ये बड़ा वाला त्रिभुज में, छोटा वाला त्रिभुज का AD भुजा और बड़ा वाला त्रिभुज का AB का अनुपात, फिर छोटा वाला त्रिभुज AE भुजा और बड़ा वाला त्रिभुज का AC भुजा के अनुपात भी बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, AD बटा AB का AD बटा AB, AE बटा AC का AE बटा AC। ये छोटा वाला त्रिभुज AD बटा ई पूरा AB, AE बटा ई पूरा AC और DE बटा BC। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट है। पॉइंट क्या है? यदि बिंदु D तथा E क्रमशः AB तथा AC का मध्य बिंदु हो, अगर D और E, अगर AB का और AC का अगर मध्य बिंदु को मिलान करता हो, मध्य बिंदु को टच कर रहा हो, ठीक है ना, मध्य बिंदु को मिलान करता हो, ठीक है ना, तो क्या होगा? DE की जो लंबाई होता है, ये DE का लंबाई जो होगा इसका आधा होगा। इससे क्या होगा? आधा। तो वही लिखा हुआ है, यदि बिंदु D तथा E क्रमशः AB तथा AC का मध्य बिंदु हो तो D बराबर क्या होगा? BC बटा 2। ये याद रखना है। जब थेल्सफॉर्म का विलोम भी क्या होता है? सेट होता है। थेल्सफॉर्म का विलोम देखते हैं। यदि कोई उसमें क्या था? समांतर दिया हुआ था और समान अनुपात में विभाजित कर रहा था, इसमें समान अनुपात में विभाजित करेगा तो अपने आप समांतर हो जाएगा। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है ना, देखो यहाँ दिया हुआ है कि AD बटा DB, AE बटा EC समान अनुपात में दिया हुआ है। जब समान अनुपात में दिया रहेगा तो अपने आप क्या आ जाएगा? समांतर। क्या हो जाएगा? समांतर। ये मेरा थेल्सफॉर्म के विलोम है। थेल्सफॉर्म में था कि समांतर दिया था तो अनुपात हो रहा था, और थेल्सफॉर्म के विलोम में क्या है? ये अनुपातिक दिया हुआ है तो अपने आप तो लिख देंगे समांतर। क्या लिख देंगे? समांतर होगा। ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ, रेखा DE भुजा AB तथा AC को, यहाँ रेखा D भुजा AB तथा AC को इस प्रकार बांटती है। देखो यहाँ दे दिए। जैसे इस प्रकार बांटेगी तो अपने क्या आ जाएगा? वो समांतर हो जाएगा। ठीक है ना। थोड़ा फास्टली ले जाएंगे क्योंकि रिवीजन करना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है? देख लो आप लोग। नेक्स्ट मेरा दिया हुआ क्या कि यदि कोण समद्विभाजक दिया हो, ठीक है ना, कोण समद्विभाजक दिया हो। देखो यहाँ पर कोण A का समद्विभाजक कर रहा है, यहाँ अंतः समद्विभाजक कर रहा है, और यहाँ कोण A का बाह्य समद्विभाजक कर रहा है। तो जब कोण समद्विभाजक दिया रहेगा तो क्या होगा? जो कोण समद्विभाजक है जिस भुजा पर पड़ेगा उस भुजा का अनुपात, यानी उस भुजा को जिस अनुपात में बांटेगा, और अन्य दो भुजा बचेगा उसका अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। जैसे देखते हैं, ये कोण समद्विभाजक A को दो भाग में बांट दिया है AD, तो BD अनुपात DC बराबर होगा AB अनुपात AC। वही लिखा हुआ है कि यहाँ पर कोण समद्विभाजक था, AD मेरा क्या? कोण समद्विभाजक है, तो ये BC भुजा को दो भाग में बांट रहा है। कैसे बांट रहा है? तो BD बटा CD तो बराबर ये किसका होगा? तो अन्य दो भुजा कौन है? AB बटा AC। ये आंतरिक समद्विभाजक के लिए भी सत्य है और बाह्य समद्विभाजक के लिए भी सत्य है। इसमें भी कहाँ शुरू किए थे? BD और CD। तो इसमें भी देखो BD अनुपात CD बराबर क्या होगा? AB बटा AC। बाहर है या आंतरिक है, दोनों के लिए सत्य है। इसका विपरीत भी क्या है? सत्य है। देखो इसका विपरीत भी सत्य है। इसका विपरीत सत्य मतलब क्या हुआ कि यदि अनुपात दिया रहे, अगर ये BD बटा CD बराबर है AB बटा AC का अगर दिया रहे, तो वो है जो भुजा AD जो होगा वो
कोण को दो बराबर भाग में बांटेगा, यानी कोण को दो बराबर भाग में बांट रहा है तो भुजा अनुपातिक हो जाएगा इस प्रकार। अगर भुजा अनुपातिक अगर इस प्रकार है तो क्या होगा, कोण अपने आप समद्विभाजक हो जाएगा। इसका विपरीत भी सत्य है। अगला देखते हैं, समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, समलंब चतुर्भुज यदि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज, जैसे समलंब चतुर्भुज जैसे ही रहेगा तो उसका विकर्ण जो है दूसरे को क्या कहता है, समान अनुपात में दूसरे को बांटता है। तो ए बी सी डी मेरा समलंब चतुर्भुज है तो उसका विकर्ण क्या होगा, ए ओ बटा ओ सी और बी ओ बटा ओ डी। तो वही यहाँ है, यदि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है तो क्या होगा, ए ओ बटा ओ सी बराबर बी ओ बटा ओ डी होगा। इसका विपरीत भी सत्य है, यदि एओ किसी चतुर्भुज में यदि एओ बटा ओ सी और बीओ बटा ओ डी, पता नहीं कौन सा चतुर्भुज है, लेकिन जैसे उसका विकर्ण का अनुपात दिया है कि एओ बटा ओ सी है और बीओ बटा ओ डी है तो वो अपने आप समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। यानी इसका विपरीत भी क्या है, सत्य है। तो इसका विपरीत यदि किसी चतुर्भुज का एक दूसरे को इस प्रकार अनुपात में एक दूसरे का विकर्ण जो है इस प्रकार अनुपात में बांटता है तो क्या होगा, मैं विभाजित करे तो वह समलंब चतुर्भुज को फिगर बना दिया, समलंब चतुर्भुज होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला मेरा समरूपता आ गया है। अच्छा, दो त्रिभुज समरूप कब होता है, दो त्रिभुज समरूप कब होता है, जैसे दो त्रिभुज समरूप होगा तो क्या होगा, संगत कोण बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। दो समरूप जैसे ही होगा, दिया रहेगा कि दो त्रिभुज समरूप है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप है तो क्या हो जाएगा, जैसे समरूप दिया रहेगा तो क्या होगा, संगत कोण बराबर समझ लेंगे। क्या समझ लेंगे कि संगत कोण जरूर बराबर होगा, ठीक है ना। तो वही लिख दिया, इसका संगत कोण बराबर होगा, यानी कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी का संगत कोण डी और कोण सी का संगत कोण है, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। एवं जैसे समरूप दिया रहेगा तो क्या होगा, संगत भुजा अनुपातिक होगा, संगत भुजा क्या होगा, अनुपातिक, अर्थात ए बी का संगत डी ई ए बी बटा डी, बी सी का संगत ई एफ बी सी बटा ई एफ, ए सी का संगत डी एफ तो ए सी बटा डी एफ होगा, ठीक है ना। तो संगत जैसे समरूप होता है त्रिभुज तो ये दो पॉइंट आ जाता है, ठीक है। अगर देखते हैं क्या, अगला पॉइंट मेरा क्या है कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात, जैसे दो त्रिभुज समरूप है तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे एग्जाम में सवाल आना फिक्स है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात, संगत ऊंचाई के अनुपात, संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग होता है, ठीक है ना। चाहे संगत भुजा हो या संगत ऊंचाई हो या संगत माध्यिका हो या एक चीज़ और बोलते हैं या संगत कोण विभाजक हो, ठीक है ना। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, उनका संगत भुजा क्या है मेरा, ए बी का डी ए बी बटा डी, बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी एफ, उनके संगत भुजा के अनुपात जो था वो लिख दिए, और उसके ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई H1 H2, इसका ऊंचाई लिख दिए, H1 पहला त्रिभुज का ऊंचाई H1 दूसरा का H2, या माध्यिकाओं का अनुपात, माध्यिका को M से बोले हैं तो पहला त्रिभुज के माध्यिका M1 दूसरा त्रिभुज का माध्यिका M2, माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग होता है, क्या होता है, वर्ग होता है, क्या होता है, वर्ग होता है। देख लो यहाँ वर्ग कर दिए। अगर मान लो दिया हुआ है कि संगत भुजा की ऊंचाई 3:4 है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछाएगा, जैसे तो वर्ग करेंगे तो 3 3 9 4 16 दिया रहेगा। यदि संगत दो त्रिभुज समरूप है और उनके संगत ऊंचाई 2:3 है तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, तो 2 का स्क्वायर कर दो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर दो 9 हो जाएगा। अगर दिया रहेगा कि दो त्रिभुज के संगत माध्यिकाओं का अनुपात 4:5 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो वर्ग कर दो, 4 4 16 5 25, ठीक है ना, इस तरह होता है। तो यहाँ पर हम सभी पॉइंट एक ही साथ हम लिखा दिए हैं। अगला देते हैं, उसी प्रकार क्या है, जब परिमाप का अनुपात पूछे तो क्या होगा, तो उसी प्रकार उनके परिमापों का अनुपात उनके संगत भुजा, जब परिमाप, अभी तो क्षेत्रफल का अनुपात हम देख रहे थे, यदि परिमाप के अनुपात पूछे तो उसमें वर्ग नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो अनुपात है वही लिख देंगे, ठीक है ना। तो उसी प्रकार उनके परिमापों का अनुपात उनके संगत भुजा, संगत ऊंचाई एवं संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है, यहाँ वर्ग नहीं होता, डायरेक्ट बराबर होता है, ठीक है ना। जितना संगत भुजा को ऊंचाई दिया हुआ, संगत भुजा का अनुपात दिया हुआ है उतने परिमाप का अनुपात होगा, जितना ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है उतने परिमाप का ऊंचाई अनुपात होगा, जितना माध्यिकाओं का अनुपात दिया हुआ है उतने परिमाप का अनुपात होगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा समझना नहीं है। अगला देखते हैं, कौन समरूपता जानते हैं कि यदि किसी दो त्रिभुज का संगत कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है, क्या होता है, समरूप, अर्थात जैसे समरूप होगा तो उनका संगत भुजा भी क्या जाएगा, अनुपातिक हो जाएगा और सारा चीज लागू होगा, जो हम क्षेत्रफल का बताए थे, परिमाप का बताए थे, सारा चीज लागू होगा, ठीक है ना। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कौन समरूपता, यानी एंगल समरूपता, ठीक है ना। देखो इसका ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, यानी संगत कोण क्या है, समान है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होता है, और जैसे समरूप होगा तो क्या होगा, इसलिए इनके संगत भुजा भी क्या होगा, समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। यानी ए बी बटा डी, बी सी बटा डी एफ और बी सी बटा ई एफ, ठीक है ना। अगला देखते हैं, कौन समरूपता भी सच होता है।
कौन कौन समरूपता, दो त्रिभुज कोण बराबर होगा तो तब भी त्रिभुज समरूप होगा। कैसे होगा देखते हैं थोड़ा। यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत के दो कोण के बराबर हो तो ये त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि तीसरा कोण जो है अपने आप बराबर हो जाएगा। मान लो ये मेरा क्या है, ये मान लो मेरा क्या है 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री, और इसके बराबर ये मेरा 30 डिग्री है, ये मेरा कितना है 60 डिग्री, और इसके बराबर मेरा मान लो 60 डिग्री हो गया ये। तो दो त्रिभुज कौन कौन समरूपता यहाँ लागू हो रहा है, इसके बराबर ये कौन, इसके बराबर ये कौन कौन समरूपता लागू हो रहा है। तो ये देखो 30 60 90, तो ये कितना बचेगा, त्रिभुज के तीनों कोण का 90 होता है तो ये भी मेरा 90 बचेगा। 30 60 90, तो त्रिभुज के तीनों कोण का 90 होता है तो ये मेरा 90 होना चाहिए। देखो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो गया है, यानी ए यानी कौन अपने आप आ जाता है। जब दो कोण बराबर होता है तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, इसे मेरा त्रिभुज का समरूप होता है। क्या होता है? समरूप। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट मेरा है भुजा समरूपता यानी साइड समरूपता। तो साइड समरूपता में क्या था, पहले तो कौन समरूपता यानी संगत कोण समान था तो भुजा अनुपातिक हो रहा था। अब यहाँ पर अगर संगत भुजा अनुपातिक रहेगा तो कोण अपने आप समान हो जाएगा, और फिर वही लागू हो जाएगा, टोटल चीज हो जाएगा। क्या लागू हो जाएगा? क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा का अनुपात का वर्ग के बराबर होता है, वही सब जितना बताया सब लागू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यदि दो त्रिभुज के संगत भुजा अनुपातिक हो, समानुपातिक हो, ठीक है ना, समानुपातिक यहाँ लिख देना, तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है ना। तो जैसे देखो, जैसे दिया हुआ है कि ए बी बटा डी, बी सी बटा ई एफ, एस सी बटा डी एफ, देखो दिया हुआ है। तो अपने आप कौन क्या हो जाएगा? बराबर। अपने आप कौन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप। क्या हो जाएगा? समरूप, ठीक है ना। यानी जैसे मिलेगा आपको कि तीनों कोण का अनुपात समान दिया तो तुरंत बोलेंगे त्रिभुज समरूप है तो कौन भी क्या होगा? बराबर होगा। सारा चीज लागू हो जाएगा जितना चीज बताए थे। अगर देखते हैं भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड समरूपता। इसमें क्या होता है, इसमें कोई दो संगत भुजा समान अनुपात में होता है और उनके बीच वाला कोण बराबर होता है। इसे देखो, ये इसके संगत ये है ए बी बटा डी ई दिया हुआ है, ए बी बटा डी ई दिया हुआ है, ए सी बटा डी एफ दिया हुआ है। दोनों क्या समान अनुपात में है, ठीक है ना, समानुपाती है। कौन सी? समानुपाती है। और उसके बीच का कोण ए बराबर कोण डी ये दिया हुआ। जैसे ये मिला तो समझ जाएंगे कि इससे भी समरूप त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। क्या होगा? समरूप होगा। तो इसलिए होगा त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डी ई एफ हो गया। तो फिर सारा चीज लागू हो जाएगा। इसमें भी क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के अनुपात के बराबर, संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ऊंचाई के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, माध्यिका के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। परिमाप में भी सूत्र लागू हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग कितना जानना है, पहले पढ़ते ए समरूपता यानी कौन समरूपता, फिर एस समरूपता, फिर ए समरूपता, और आज आ गया अभी एस समरूपता। अगला देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट मिलेगा आप लोगों को। क्या दिया हुआ है कि अगर एबीसी यदि यहाँ पर त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, ये एबीसी मेरा क्या समकोण त्रिभुज है, और दिया रहा है कि एबीसी समकोण त्रिभुज तो है, लेकिन एक चीज और दिया रहा है, क्या बीडी जो है एसी पर यानी विकर्ण पर क्या है? लंब है। क्या है? लंब है। तो क्या क्या होता है ध्यान देना है। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज भी फटाक से समरूप हो जाएगा। जब इस तरह दिया रहेगा तो ये दोनों त्रिभुज क्या समरूप हो जाएगा। चार बताए थे ना अभी नियम समरूपता का, तो कोई भी नियम इसमें लग जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों त्रिभुज क्या जाता है? समरूप होता है। क्या होता है? समरूप। तो वही त्रिभुज एबीटी समरूप त्रिभुज बीसीडी होगा, ठीक है ना। या ये त्रिभुज छोटा वाला और ये त्रिभुज बड़ा वाला, ये दोनों भी आपस में क्या होगा? समरूप हो जाएगा। कब? जब समकोण दिया रहा है और लंब डाला जाए, तो यानी त्रिभुज एबीडी या बड़का त्रिभुज एबीसी दोनों क्या हो जाएगा? आपस में समरूप। या त्रिभुज ये वाला बी सी डी छोटा वाला और बड़ा त्रिभुज एबीसी, ये दोनों भी आपस में क्या जाएगा? समरूप हो जाएगा। क्या जाएगा? समरूप, जब इस तरह दिया रहा है तो। अब देखो, इससे हम ये तो कॉमन सा बात था, लेकिन अब पहुँचते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में। इस तरह परीक्षा में अक्सर सवाल पूछा जाता है, पूछा गया था कई बार कि बीडी की लंबाई बताओ। तो बीडी का लंबाई बताओ, और एडी का लंबाई और सीडी का लंबाई दिया है, तो बीडी का लंबाई बताओ। तो देखो, इस तीनों में क्या समान होता है, बीडी स्क्वायर बराबर होता है एडी इंटू सी डी, बीडी स्क्वायर बराबर एडी इंटू सी डी होता है। तो अगर एडी और सी डी दिया रहा है तो हम बीडी की लंबाई बता सकते हैं। इस तरह सवाल पूछा भी गया है। अच्छा, मान लो बीडी का लंबाई पूछ रहा है, लेकिन हमको बीडी एडी तथा सी डी नहीं दिया हुआ ए बी तथा बी सी, तो कैसे निकालेंगे? तो ये सूत्र लगा देंगे। बीडी का अगर लंबाई पूछ रहा है, अगर ए बी और बी सी दिया हो तो क्या करेंगे? ए बी इंटू बी सी बटा एस सी। देखो, ए बी इंटू बी सी बटा एस सी। एक चीज़ और पूछता है कि बी डी और ए बी तथा बी सी में क्या संबंध है, ये भी पूछता है। तो ध्यान रखना कि इसका 1 बटा करके, ठीक है ना, 1 बटा बी डी स्क्वायर बराबर 1 बटा ए बी स्क्वायर जो 1 बटा बी सी स्क्वायर होता है। आप लोग इसको इस तरह मिला होगा। अगर इसको आप लोग पी मान लीजिए, तो पी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो आप लोग इस तरह जरूर पढ़ेंगे। 1 बटा पी स्क्वायर बराबर 1 बटा ए स्क्वायर जोड़ 1 बटा बी स्क्वायर, यही बोलता सिद्ध करने के लिए। और ये तीनों में ये संबंध होता है, ठीक है। तो वही हम लिख दिए, यहाँ पर पी नहीं लिखे, बी डी ए बी लिख दिए, ठीक है ना। तो इस तरह भी
इसमें होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है 1/, इस तरह अगर मान लो 4 ऑप्शन आ गया आप लोगों को कौन सही है, तो कौन होगा 1/BD² बराबर 1/AB² जो 1/BC² है, इसको इस तरह भी दे सकते हैं। अगला देखते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, जानते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी AC² बराबर AB² जोड़ BC स्क्वायर। तो सभी जानते हैं, आप लोग सीट करने भी करके जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखते हैं नोट में सभी वर्ग बोले या सभी वृत्त बोले या सभी आयत बोले या सभी समबाहु त्रिभुज बोले या सभी समद्विबाहु त्रिभुज बोले, ठीक है ना, ये सभी आपस में हमेशा क्या तो समरूप होता है। क्या होता है समरूप, सभी वर्ग आपस में समरूप होता है, सभी आयत आपस में समरूप होता है, सभी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होता है, सभी समद्विबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होता है। ये सब हमेशा क्या होता है आपस में समरूप होता है, ठीक है ना। और बहुत सारा पॉइंट इसमें जोड़ सकते थे, लेकिन इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और आगे देखते हैं समरूप का मतलब क्या हुआ, रूप समान होता है, बड़ा छोटा मतलब नहीं है, रूप समान होना। अब जब बराबर होता है उसको बोलते हैं सर्वांगसम, यहाँ रूप समान होना चाहिए, बड़ा छोटा मतलब नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे मेरा है वृत्त में पहुंच गया है। वृत्त में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, जिससे परीक्षा में अक्सर सवाल पूछ दिया जाता है, डायरेक्ट पूछता है, ठीक है ना। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वृत्त का जो स्पर्श रेखा मतलब क्या हुआ, वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर टच करे। तो देखो एक बिंदु पर सिर्फ टच कर रहा है यहाँ पर, तो अगर इससे होकर त्रिज्या जाएगी तो वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु ये स्पर्श बिंदु है, अगर इससे होकर त्रिज्या जाएगी तो क्या होगा, ये स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। पहला थ्योरम ये हुआ, ठीक है ना, ये आप लोग को याद रखना है। दूसरा क्या है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा, ध्यान रखना कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर सिर्फ 2 ही स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, ठीक है। 2 स्पर्शरेखा जो खींची जाएगी वो दोनों में आपस में क्या संबंध होगा, तो वो दोनों में आपस में क्या होगा, बराबर का संबंध होगा, दोनों इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल। तो वही यहाँ लिखा होगा किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्शरेखा की लंबाई आपस में समान होती है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। तो बताएं कि बाह्य बिंदु का बात करेगा तो केवल और केवल वृत्त पर 2 स्पर्शरेखा खींचना ही संभव है। अगला देखते हैं, किसी वृत्त पर अनंत स्पर्शरेखा खींचा सकती है। जब बिंदु नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट बोल रहा है कि किसी वृत्त पर कितना स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, तो किसी वृत्त पर अनंत स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। कहीं भी खींचो, ऐसे है, इधर भी खींचो, इधर भी खींचो, इधर भी खींचो, काटना नहीं चाहिए, इधर खींचो, इधर खींचो, तो अनंत रेखा खींच सकते हैं, क्योंकि वृत्त जो है अनंत बिंदु से मिलकर बना होता है। अगला देखते हैं, जब कोई बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो, कहाँ स्थित हो, अंदर, बाहर था तो 2 स्पर्शरेखा खींच रहे थे, कितना खींच रहे थे, 2 स्पर्शरेखा खींच रहे थे। लेकिन आप बात कर रहा है कि जब कोई बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो तो उससे वृत्त पर एक भी स्पर्शरेखा नहीं खींची जा सकती, क्योंकि अंदर रहेगा तो खींचना संभव है। मान लो ये बिंदु अंदर है, ऐसे को स्पर्शरेखा खींचना चाहेंगे तो क्या करेगा, स्पर्श नहीं करेगा, तो काट के निकल जाएगा ना, ठीक है ना। तो अंदर वाला बिंदु से वृत्त पर स्पर्शरेखा खींचना असंभव है, यानी एक भी स्पर्शरेखा नहीं खींची जा सकती है। अगला मेरा क्या है, अगला पॉइंट, किसी वृत्त का अधिकतम 2 समांतर स्पर्शरेखा हो सकती है। मतलब इसका समांतर वो स्पर्शरेखा खींचना है तो इसका समांतर एक ही स्पर्शरेखा होगा, इसके समांतर एक ही स्पर्शरेखा होगा, अर्थात इस प्रकार कितना हुआ, 2, कितना हुआ 2, कितना हुआ 2। तो वही रेखा किसी वृत्त का अधिकतम 2 समांतर स्पर्शरेखा हो सकती है, ठीक है ना। अब इसका समांतर चाहेंगे दूसरा खींचना तो दूसरा हम नहीं खींच सकते, यानी 2 ही होगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, वैसा रेखा जो वृत्त को 2 बिंदु पर काटती हो। देखो ये रेखा है और ये वृत्त को 2 बिंदु पर काट रहा है, ठीक है ना, काटती है, उसे छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहता है, छेदक रेखा कहलाता है। जब छेदक रेखा नहीं दिया रहा है तो मारना है जीवा। क्या मारना है, ये भी 2 बिंदु पर टच करता है, क्या करता है, टच करता है, ठीक है ना। तो छेदक रेखा कहलाता है, और छेदक नहीं दिया तो जीवा मारना है। अब अगला पॉइंट आता है क्या, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाता है। देखो ये सभी जीवा किसको बोलते हैं, जो वृत्त को 2 भागों में बांटता है, ठीक है, जो वृत्त को 2 भागों में बांटता है, चाहे छोटा भाग हो या बड़ा भाग हो, उससे मतलब नहीं है। तो देखो ये मेरा क्या है, ये भी जीवा है, तो वृत्त को 2 भाग में बांट रहा है, ये मेरा जीवा है, वृत्त को 2 भाग में बांट रहा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, सब यहाँ पर क्या है, मेरा जीवा, क्या है, जीवा है। लेकिन वृत्त की सबसे बड़ी जीवा इसमें कौन है, देखो तो वृत्त का सबसे बड़ी जीवा आपको ये नजर आएगा, कौन आएगा, ये वाला। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है, व्यास। क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला देखते हैं, व्यास द्वारा वृत्त पर बना कोण हमेशा समकोण होता है। ये व्यास है, ठीक है ना। ऐसे वृत्त पर कोण बना दो कहीं पर भी, ठीक है ना, यहाँ पर भी बना दो, ऐसे मान लो बना दिए, यहाँ पर हम ऐसे बना दिए, कहीं पर भी वृत्त पर कोण बना दो, ठीक है ना, परिधि पर कोण बना दो, ठीक है, तो हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा, 90 डिग्री, अर्थात समकोण बनाता है। क्या बनाता है, समकोण। अगला देखते हैं, अर्धवृत्त द्वारा बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त द्वारा, उसी प्रकार देखो यहाँ पर क्या है, ये मेरा अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त में क्या है, ये व्यास का काम करेगा। जब व्यास का काम करेगा ये, तो इसके द्वारा बनाएंगे कोण कहीं पर वृत्त पर, तो 90 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा, 90 डिग्री, अर्थात अर्धवृत्त द्वारा बना कोण समकोण होता है। क्या होता है, समकोण होता है, ठीक है ना, ये भी याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, वृत्त के अंदर, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाता है। हम लोग जानते हैं कि वृत्त कितना डिग्री कोण का निर्माण करता है, 360 डिग्री का कोण का निर्माण करता है, यानी वृत्त 360 डिग्री का होता है, याद रखना। रेखा कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो रेखा 180 डिग्री के कोण का निर्माण करता है, ये भी याद रखना।
त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये सब तो नॉर्मल पॉइंट है लेकिन लिख दिए हैं। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। चाहे कोई भी चतुर्भुज, आयत हो, वर्ग हो, वृत्त हो, समचतुर्भुज हो, समलंब चतुर्भुज हो, चक्रीय चतुर्भुज हो, कोई भी चतुर्भुज हो। आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण बोल रहा है, सभी कोण नहीं बोल रहा। सभी बोला तो 60 हो जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण, सम्मुख कोण मतलब आमने सामने का कोण, क्या योगफल 180 डिग्री होता है। पहले चक्रीय चतुर्भुज कहते किसे हैं? तो वैसा चतुर्भुज जिसका सभी शीर्ष वृत्त के परिधि को टच करता है, वृत्त के परिधि को टच कर रहा है तो वो कराएगा चक्रीय चतुर्भुज। इसके आमने सामने का कोण यानी सम्मुख कोण, ये कोण और ये कोण जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। ये कोण है, ये कोण जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। यानी सम्मुख कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला देखो, त्रिज्या द्वारा जीवा पर डाला गया लंब। अगर त्रिज्या, ये मेरा जी क्या है? जीवा। जो वृत्त को तो हमारे बांटते उसको बोलते हैं जीवा। अगर त्रिज्या द्वारा इस पर लंब डाल दें, क्या डाल दें? लंब डाल दें। तो त्रिज्या द्वारा जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भाग में बांटता है। तो ये दोनों भाग, इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट क्या जाएगा? बराबर। क्या जाएगा? बराबर है। उसको दो बराबर भाग में बांट देगा। अगला देखते हैं, दो समान जीवा केंद्र से समान दूरी पर होता है। जैसे ये दोनों मान लो, ये दोनों की लंबाई 5 सेंटीमीटर, इसका भी 5 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों जो है केंद्र से जो है समान दूरी पर होगा। कितना दूरी पर होगा? समान दूरी। केंद्र से इन दोनों का बीच की दूरी समान होगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं, वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में बराबर होती है। सब जानता है वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में बराबर होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम फिगर से समझाने का आप लोग कोशिश किए हैं। तो देखो क्या है, अगर दिया रहा है कि दो वृत्त है और दो वृत्त क्या है? एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो कितना बोलना है? 4। देखो एक इधर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, बात कर रहा हूँ उभयनिष्ठ का। दो वृत्त दिया है और दो वृत्त इस प्रकार दिया है कि एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, बाहर इस प्रकार है कि एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, तो उस पर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो बोलना है 4। कैसे? देखो, एक यहाँ पर उभयनिष्ठ है, एक स्पर्श रेखा यहाँ पर है जो दोनों टच कर रहा है, एक स्पर्श रेखा मेरा हम इस तरह खींच सकते दोनों टच कर रहा है, एक स्पर्श रेखा हम इस तरह खींच सकते दोनों टच कर रहा है। इस प्रकार मेरा कितना हुआ? 4। कितना हुआ? 4 हुआ। ठीक है ना। अगर दिया रहा है कि दो वृत्त इस प्रकार बाहर स्थित है कि दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो बोलना है 3। कितना? 3। कैसे? देखो, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये मेरा हुआ, दूसरा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा मेरा ये हुआ और तीसरा मेरा ये वाला हुआ। देखो यहाँ पर स्पर्श कर रहा है तो 3। कितना? 3। अगर दिया रहा है कि दो वृत्त इस प्रकार है कि दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है, अंदर चला गया है, तो कितनी स्पर्श रेखा, कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो आंसर होगा 2। कैसे? एक स्पर्श रेखा यहाँ पर होगा, एक स्पर्श रेखा यहाँ पर होगा। तीसरा चाहेंगे खींचने तो नहीं खींच सकते हैं उभयनिष्ठ करते हुए, ठीक है। चाहेंगे तो काट देगा, क्या करेगा? काट देगा। तो 2 कितना होगा? 2। तो केवल 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर इस प्रकार दिया रहा है कि दो वृत्त इस प्रकार है कि, ठीक है ना, दो वृत्त इस प्रकार है कि एक वृत्त के अंदर है, लेकिन वृत्त के अंदर है लेकिन एक दूसरे क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है, तो वो दोनों पर कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो केवल एक होगा। क्या है? केवल एक। सिर्फ एक बिंदु पर जहाँ दोनों टच कर रहा है वहीं पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इस प्रकार क्या हो? केवल एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। लेकिन जब इस प्रकार दिया रहा है कि एक वृत्त दूसरे वृत्त के पूर्ण रूप से अंदर है, कहीं टच नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो 0 होगा। कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो 0 होगा। क्या होगा? स्पर्श रेखा खींचने भी नहीं बनेगा दोनों को एक साथ, दोनों पर एक साथ, क्योंकि दोनों पर एक साथ खींचने तो क्या काटने लगेगा, खींचने में बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये रहा आप लोगों का काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर 4 स्पर्श रेखा, यहाँ 3 स्पर्श रेखा, यहाँ पर 2 स्पर्श रेखा और यहाँ पर 1 स्पर्श रेखा और यहाँ पर एक भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं, ठीक है ना। शायद आप लोग समझ गए। अगला बढ़ते हैं। देखो, हम जो बोले थे कि वृत्त पर जो है अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त जो है सिर्फ बिंदुओं से बना होता है, अनंत बिंदु से मिलकर बना होता है। और स्पर्श रेखा क्या होता है? सिर्फ एक बिंदु पर टच करता है। तो कोई पॉइंट नहीं दिया रहेगा, सिर्फ बोलेगा वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो क्या होगा? अनंत। क्या होगा? अनंत। खींचते रहो, यहाँ मन है तो, ठीक है ना। उसी प्रकार अब यहाँ पर हम समझते हैं कि अगर जीवा दिया हो, ठीक है ना, सॉरी, अगर स्पर्श रेखा दिया हुआ और स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर स्पर्श करता है, अगर वहां से जीवा खींच दिया जाए, क्या खींच दिया जाए? जीवा खींच दिया जाए, तो जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण, जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण क्या होगा? जो स्पर्श रेखा और जीवा द्वारा जो यहाँ कोण बन रहा है, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। क्या होगा? बराबर। यानी एकांतर खंड, इसको बोलते हैं एकांतर खंड कोण। दोनों आपस में क्या होता है? बराबर। क्या होता है? बराबर। उसी प्रकार यहाँ पर देखो स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से यहाँ जीवा खींच दी है, तो जीवा द्वारा अगर वृत्त पर हम कोण बनाएंगे, वृत्त पर कोण बना दो, कहीं भी बना दो, ठीक है ना, ये कोण हुआ, ये कोण हुआ, ये सब क्या होगा? आपस में तो बराबर होगा ही, साथ में क्या होगा? यहाँ जो जीवा और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है, ये भी इसके बराबर होगा और इसके भी बराबर होगा। ये भी याद रखना है। अगला देखते हैं, कुछ जो छूट गया था पॉइंट, संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछा जाता है और इससे
मैथ भी सोल्व करना आता है। संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। और संभावित त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है, √3/2 गुना भुजा होता है, √3/2 गुना भुजा होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रायिकता मेरा छूट गया था, प्रोबेबिलिटी उसमें हम मेरा छूट गया था, जो आगे ला दिए थे आप लोग को पूरा मैथ का फार्मूला दिए थे, सिर्फ उसमें ज्योमेट्री छुटा हुआ था, तो उसमें हम छूट गया था मेरा ये प्रायिकता। प्रायिकता भी इसी में हम कवर कर लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्या है मेरा प्रायिकता, यानी पी। प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी जितना परिणाम मतलब कोई घट रहा है कितना घटेगा, ठीक है ना। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभव परिणामों की संख्या। जैसे मान लो लूडो फेंकने पर एक आने पर आता है, एक हो गया क्या मेरा, एक सिर्फ उसमें एक ही बार है, ठीक है ना, इसलिए एक मेरा आ गया अनुकूल परिणामों की संख्या। और संभव परिणाम क्या है, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। संभव मेरा 6 है, कितना है 6, तो यह हुआ 1/6, क्या हुआ 1/6, ठीक है ना। तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभव परिणामों की संख्या। ये मेरा सूत्र हुआ। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे तो हम बोल सकते हैं कि 1-2 नंबर फिक्स है आना, ठीक है। देखते हैं प्रायिकता। प्रायिकता का मान जो होता है 0 से छोटा तथा 1 से बड़ी कभी नहीं हो सकता है। 0 से छोटा और 1 से बड़ा कभी नहीं प्रायिकता का मान हो सकता है। यानी प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से लेकर 1 तक होता है। तो वही यहाँ लिखा है। इस तरह भी क्वेश्चन दे देगा कि इसमें से इस तरह 4 आप लोग को रिलेशन दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सही है। तो आपको क्या सही होगा कि जो प्रायिकता का जो मान है वो 0 के बराबर हो सकता है, 0 से प्रायिकता का मान जो है वो बड़ा हो सकता है, और प्रायिकता का जो मान है वो 1 के बराबर हो सकता है, या प्रायिकता का जो मान है वो 1 से छोटा हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं और 0 से छोटा नहीं, याद रखना है। अगला मेरा है निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है। निश्चित घटना प्रायिकता होता है 1, कितना होता है 1, क्योंकि जब निश्चित घटना होगा तो वो मेरा डायरेक्ट है। जैसे मान लो एक सिक्का में हेड, दोनों तरफ हेड ही है, तो उसको बोलेंगे हेड आने पर क्या होता है, हेड ही होगा, क्योंकि दोनों तरफ हेड है, तो सिंपल सी बात है हेड ही आएगा, तो वह निश्चित घटना। क्या हुआ, निश्चित घटना। निश्चित घटना प्रायिकता मेरा क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1। असंभव घटना प्रायिकता, अगर मान लो कोई लूडो है उसमें बोलेगा 7 आने प्रायिकता कितना है, तो 7 आएगा नहीं, वो संभव घटना है। 7 तो उसमें एक बार भी नहीं है, तो 0 बटा हो जाएगा, संभव परिणामों की संख्या 6 हो जाएगा, तो भाग देंगे क्या होगा 0, क्या होगा 0। इस प्रकार क्या होगा, असंभव घटना प्रायिकता क्या होता है 0, निश्चित घटना का 1 और संभव घटना का 0, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट। अगला देखते क्या, प्रायिकता का अधिकतम मान। तो सिंपल प्रायिकता का अधिकतम मान देखें कि 1 हो सकता है, 1 से तो बड़ा नहीं हो सकता, तो प्रायिकता का अधिकतम मान होगा 1, कितना होगा 1। और प्रायिकता का न्यूनतम मान यानी असंभव मान जिसको बोलते हैं, ठीक है, न्यूनतम मान कितना होगा 0, कितना होगा 0, यानी 0 हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता, सबसे न्यूनतम जो है 0 हो सकता है। अलग देखते हैं घटना घटने की प्रायिकता एवं घटना नहीं घटने की प्रायिकता का योगफल हमेशा 1 होता है, कितना होता है 1। जैसे मान लो सिक्का को उछाले हैं तो हेड आने प्रायिकता कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2। और कोई बोलेगा हेड नहीं आने प्रायिकता, तो सिंपल सी बात है उसका भी 1/2 होगा, और दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा 1, कितना होगा 1। तो वही यहाँ लिखा हुआ है घटना घटने की प्रायिकता एवं घटना नहीं घटने की प्रायिकता का योगफल हमेशा कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1। आप उसको लिख दिया प्रतीक के रूप में PE यानी घटना घटने की प्रायिकता जोड़ PE' यानी घटना नहीं घटने की प्रायिकता का योगफल कितना होता है 1, कितना होता है 1। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा कुछ मतलब लेते आए हम। देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो बताते प्रायिकता क्या होता है, 0 छोटा नहीं हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, यानी 0 और 1 के बीच में रहेगा, और 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। देखो 1/2 ये तो 0 के बीच में है, तो ये मेरा प्रायिकता का मान हो सकता है, ठीक है ना। -1 0 छोटा होगा तो ये मेरा नहीं होगा। 0 न्यूनतम होता है, 0 हो सकता है, और संभव घटना प्रायिकता 0 होता है, तो ये होगा। 20% का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब नीचे 100, तो 100 देंगे नीचे तो क्या होगा 1/4, कितना आएगा, भाग देगा तो कितना आएगा, परसेंट का मतलब नीचे 100, तो 20/100 यानी 1/4, ठीक है ना। काटेंगे तो 1/4 आएगा, तो 1/4 क्या है 0 1 के बीच में आ रहा, तो ये मेरा होगा। 1.5 क्या है मेरा 1 से बड़ा हो गया, इसलिए ये मेरा प्रायिकता का घटना की प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। 0.6 ये मेरा क्या है 0 1 के बीच में है, तो ये मेरा होगा। 0.99 ये भी मेरा 1 से छोटा है और 0 के बीच में है, ठीक है, 0 से बड़ा है, तो ये मेरा होगा। 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब 100, तो नीचे 100 दे दो, काटेगा तो कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। तो 100% का मतलब होता है 1, कितना होता है 1, तो 1 तो प्रायिकता का मान होता है, और निश्चित घटना प्रायिकता कितना होता है 1 होता है, कितना होता है, और अधिकतम मान प्रायिकता का 1 हो सकता है, तो ये मेरा होगा, यानी 1 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। 1 तो 1 मेरा होगा। 120%, 100% का मतलब कितना होता है 1, 120% मतलब क्या होगा 1 से बड़ा होगा, तो 1 से तो बड़ा नहीं हो सकता है, तो ये मेरा नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं दू मेरा क्या 1 से बड़ा है, तो ये भी मेरा नहीं होगा प्रायिकता का मान। ये 0.5 ये क्या 0.5 का 0 और 1 के बीच में है, ठीक है ना, तो ये मेरा प्रायिकता का मान हो सकता है। 2/3 3 से 2 में भागा देंगे तो आएगा आपको कुछ मतलब 1 से छोटा आएगा और 0 से बड़ा आएगा, ठीक है ना, तो ये मेरा हो सकता है, ठीक है। लेकिन 3/2 करेंगे तो 3/2 में भाग देंगे तो कितना आएगा मेरा 1.5, कितना आएगा 1.5, और 1.5 मेरा 1 से बड़ा है, इसलिए प्रायिकता का मान ये नहीं होगा, ठीक है ना। इस तरह में परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम इतना डिस्कशन करा दिए हैं। अब कुछ और लिख दिए क्या, एक सिक्के के उछालने पर शीर्ष या पट, शीर्ष यानी हेड और पट यानी टेल
आने की प्रायिकता कितना होता है, तो 1/2 कितना होता है, 1/2, ठीक है ना। चलो ये हम ऐसे लिख दिए, बचा जगह बचा था तो लिख दिए थे। चलो बताएं आप लोग को वीडियो कैसा लगा है, और आप लोग कमेंट जरूर करें और जरूर बताएं वीडियो आप लोग कैसा लगा है। और आप लोग ये वीडियो को काफ़ी से काफ़ी शेयर करें, जिससे कि काफ़ी स्टूडेंट पर पहुंच सके और वो जो है ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सके, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई परीक्षा समय आप लोग रिवीजन करके जाइएगा तो काफ़ी काम देगा। 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, एक मेरा जिसमें ज्योमेट्री सिर्फ छूटा हुआ था और प्रोबेबिलिटी भी छूट गया था। बाकी बार उसमें आप लोग परीक्षा समय जो है दोनों वीडियो जरूर देख के जाइएगा, जो परीक्षा में आप लोग को काफ़ी काम करेगा, ये राम बाण के रूप में आप लोग के लिए काम करेगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को भी काम बनता है, आप लोग को हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग का भी जिम्मेदारी बनता है कि वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक लोगों के पास, जिससे कि अधिक से अधिक लोग आपका दोस्त लाभ प्राप्त कर सके। चलो मिलते हैं अगला वीडियो में, थैंक्स।